नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया। कई राजनेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अर्थी को उनके परिवार के साथ साथ राहुल गांधी ने भी कंधा दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटन करेगी। पीआईबी पर जारी बयान के अनुसार गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में उनके परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचना दे दी गई। गुरुवार को देर रात जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के स्थल के आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचना दी कि सरकार स्मारक के लिए जगह देगी। बयान के अनुसार इस बीच अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं की जा सकती हैं, क्योंकि जगह आवंटन के साथ ट्रस्ट बनाना होगा। बता दें, शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। बता दें, मनमोहन का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी को पत्र लिखकर अंतिम संस्कार वहीं करने का निवेदन किया जहां स्मारक बन सके। इस पर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात कहा कि अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट चुना गया है। पूर्व पीएम का स्मारक दिल्ली में बनेगा। इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर चाहती थी कि अंतिम संस्कार वहीं हो जहां स्मारक बनाया जा सके। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार पूर्व पीएम का स्मारक बनाने के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई। ये देश के पहले सिख पीएम का अपमान है। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि अंतिम संस्कार भी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां कभी कोई पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार न हुआ हो, क्योंकि कोई भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कद के बराबर नहीं है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री को अंतिम संस्कार के लिए राजघाट के पास जगह न देना सरकार की छोटी सोच को दिखाता है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि डॉक्टर सिंह के स्मारक के लिए स्थान राजघाट होना चाहिए। अतीत में अपनाई गई स्थापित प्रथा और परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। भाजपा अनुचित उदाहरण पेश न करे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच लालू यादव भी बोले हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। देश को मनमोहन सिंह जैसा नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं उनकी सरकार में मंत्री था, मैं उनके काफी करीब था। इस मामले पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए और उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। मायावती का कहना है, इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो ये उचित होगा। बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत के पहले और एकमात्र सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक की एक जगह ना ढूंढ पाना जानबूझकर किया गया अपमान है। वहीं बीजेपी के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मनमोहन सिंह की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी समय लगेगा उस बारे में कांग्रेस पार्टी को अवगत कराया गया था। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान उसके बाद परिवार वालों से तालमेल रखने में असफलता दिखाई और फिर उनका स्मारक बनाने के फैसले को निलंबित रखा। यह धिक्कार योग्य है, लेकिन इससे संदर्भ लेकर मौजूदा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी वही सब करे, ये ठीक कैसे हुआ। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन भी हुआ था। उस समय तो यही सरकार थी, तब क्या किया गया? जो वाजपेयी जी के लिए किया गया वो मनमोहन सिंह जी के लिए क्यों नहीं किया जाए? उन्हें निगमबोध घाट नसीब हो, ऐसे तो नहीं थे वो। व्हाइट हाउस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि जिल और मैं
पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के शोक में भारत के लोगों के साथ शामिल हैं। इस मुश्किल घड़ी में समय हम उस विजन के प्रति प्रतिबद्ध हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री सिंह ने अपना जीवन समर्पित किया। जिल और मैं फॉर्मर फर्स्ट लेडी गुरशरण कौर, उनके 3 बच्चों और भारत के सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और भारत के बीच अभूतपूर्व स्तर का सहयोग प्रधानमंत्री की रणनीतिक दृष्टि और राजनीतिक साहस के बिना संभव नहीं होता। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और किसानों को भी फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने ये सुनवाई की। इसमें पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसान विरोध कर रहे हैं। अगर शिफ्ट करने का प्रयास किया गया तो जान का नुकसान होगा। कृपया देखें कि पूरी साइट किसानों द्वारा घेर ली गई है। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि अगर लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाने के लिए इकट्ठा हों तो समझ में आता है, लेकिन किसी को अस्पताल में भर्ती ना करने देने के लिए भीड़ इकट्ठी हो, ऐसा कभी नहीं सुना है। जस्टिस धूलिया ने कहा ये आत्महत्या के लिए उकसाना है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि आप पहले समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस कांत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपका बयान दर्ज करें कि आप असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि आप चिंताजनक स्थिति पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम केवल समाधान जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर डीजीपी ने कहा कि हमने उन्हें अस्पताल ले जाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, प्रक्रिया शुरू कर दी है। जस्टिस कांत ने कहा कि अगर वैध कार्रवाई का विरोध है तो आपको इसका सामना करना होगा। अगर लोग किसी मरीज को अस्पताल ले जाने में विरोध कर रहे हैं तो हम नहीं बताना चाहते, इसे तुरंत करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि विरोध हो रहा है और आपको केंद्रीय सरकार से किसी समर्थन की जरूरत है तो हम निर्देशित करेंगे। जस्टिस कांत ने कहा कि जो किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे हैं वो उनके शुभचिंतक नहीं हैं। उन्हें बताएं कि हम विरोध के उनके हिंसक चेहरे से प्रभावित नहीं हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि केंद्र स्थिति को शांत करने के लिए क्या कर रहा है। किसान नेता के लिए समय समाप्त हो रहे हैं। बेंच ने कहा कि हम पंजाब द्वारा किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम आगे कदम उठाने के लिए और अधिक समय देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पंजाब राज्य को किसी मदद की जरूरत है तो केंद्र सरकार अदालत के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मदद देगी। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को करेगा। भाजपा नेता और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी सीट बदल सकते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा के अलावा कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट से विधायक हैं और लगातार चौथी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं। प्रवेश वर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सूत्रों ने मुझे बताया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदल सकते हैं। मैं बस केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि कृपया नई दिल्ली विधानसभा सीट से भागे नहीं, लोकतांत्रिक गरिमा के साथ चुनाव लड़ें। मालूम हो कि पूर्व सीएम केजरीवाल और सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा और पैसे बांटने का आरोप लगाया था। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनेगी। आज इसका भूमि पूजन किया गया। पुलिस ने इसके लिए तैयारियां की थी। पूजन के लिए पंडित को बुलाया गया। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए खुदाई पर ईंट रखी जानी थी। विधि विधान से भूमि पूजन कार्यक्रम कराया गया। तेज बारिश के बावजूद भूमि पूजन कार्यक्रम जारी रहा। ममता बनर्जी पिछले दिनों इस बात पर जोर दे रही थी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदला जा सकता है। इस बीच अब उन्होंने बीजेपी और साथी पार्टियों को बड़ा झटका दिया है नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह यानी हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो आस पड़ोस के राज्यों में बीजेपी के चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि झारखंड ने उन्हें हिला दिया। अब असम ने भी। असम में बीजेपी समेत अलग अलग पार्टियों के करीब 500 नेता और कार्यकर्ता 27 दिसंबर को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए। ये समारोह टीएमसी सांसद सुष्मिता देव और राज्य टीएमसी अध्यक्ष रामेन बोर ठाकुर की मौजूदगी में हुआ। कांग्रेस, असम गण परिषद, असम जातीय परिषद और बीजेपी समेत कई दलों के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। भाजपा समेत कई दलों के बड़ी संख्या में नेताओं का टीएमसी में शामिल होना हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। एनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि क्षेत्रीय दलों में बीजेपी के खिलाफ अच्छा स्ट्राइक रेट और लड़ने की क्षमता है। सुष्मिता देव ने कहा कि हमें असम में एक मजबूत टीम बनाने की उम्मीद है और हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे।
चाहे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई हो, भाजपा जीतती है। लेकिन जब भी भाजपा और टीएमसी, डीएमके या समाजवादी जैसी पार्टियों के बीच लड़ाई होती है तो भाजपा हार जाती है। इसलिए असम के लोगों को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। आपको दो राष्ट्रीय दलों की प्रतियोगिता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के पास भाजपा के खिलाफ बेहतर स्ट्राइक रेट और लड़ने की क्षमता है। बता दें, बंगाल में मजबूत पकड़ वाली टीएमसी अब असम में ताकत मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और ये हेमंता के लिए एक नई मुसीबत बन सकता है, क्योंकि टीएमसी का फोकस अब असम में भाजपा के खिलाफ एक गठजोड़ बनाने का है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड बनाया था। मकसद था किसी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकार के पास अलग से राहत कोष होना चाहिए, जिससे सरकार आसानी से निपट पाए। लेकिन कोरोना तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पीएम केयर्स फंड में पैसा आ रहा है। पीएम केयर्स फंड को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 912 करोड़ रुपए मिले थे। कोरोना के बाद भी पैसे आने जारी हैं। पीएम केयर्स फंड को 909.64 करोड़ रुपए वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से मिले और विदेशी फंड के रूप में 2.57 करोड़ रुपए मिले। 912 करोड़ रुपए के डोनेशन के अलावा फंड को ब्याज इनकम के रूप में 170.38 करोड़ रुपए भी मिले, जिसमें से 154 करोड़ रुपए रेगुलर अकाउंट्स पर ब्याज से और 16.07 करोड़ रुपए विदेशी डोनेशन अकाउंट से आए। कई तरह के रिफंड के जरिए भी 225 करोड़ रुपए के आसपास जमा किए गए। जहां तक पेमेंट्स और वितरण का सवाल है, पीएम केयर्स फंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 439 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंत में पीएम केयर्स फंड में क्लोजिंग बैलेंस 6,284 करोड़ रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में 5,416 करोड़ रुपए की तुलना में 16% अधिक था। 2020-21 के अंत में क्लोजिंग बैलेंस 7,014 करोड़ रुपए और 2019-20 के अंत में 3,077 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर पीएम केयर्स फंड को 2019-20 से 2022-23 तक 4 वर्षों में वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस 13,067 करोड़ रुपए मिले और विदेशी योगदान 538 करोड़ रुपए के रूप में मिला। कुल 13,605 करोड़ रुपए मिले हैं। इस दौरान उसे ब्याज के आय के तौर पर 565 करोड़ रुपए मिले। बता दें, जब इस फंड का डेटा आरटीआई के तहत मांगा गया तो मोदी सरकार ने हाई कोर्ट में साफ कहा कि पीएम केयर्स फंड सरकारी कोष नहीं है। इसमें प्राप्त दान भारत के संचित कोष में नहीं जाता है। ये एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसे संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं बनाया गया है। इससे जुड़े तीसरे पक्ष की जानकारी किसी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं की जा सकती है, जिसके बाद मोदी सरकार पर कई सवाल उठे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। अजय माकन ने जहां केजरीवाल को देशद्रोही करार दिया, तो आपने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने के लिए जोर लगाने की बात कही। अब इस विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विचार अलग हो सकते हैं। राज्य स्तर पर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन के मेंबर के तौर पर अपने रिश्तों को ध्यान में रखना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि आप और कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। दोनों दलों को दिमाग में रखना चाहिए कि वो एक गठबंधन का हिस्सा हैं और उसका ध्यान रखना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि दोनों को पहचानना होगा कि असल दुश्मन कौन है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।